गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं वहन। वहन जिसको हम परिवहन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? परिवहन भी कह सकते हैं। ठीक है ना? क्या कह सकते हैं इसको? परिवहन भी कह सकते हैं। और परिवहन कहें या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई इसमें क्या होता है, पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो इसको हम वहन, परिवहन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ओनली सिंपल स्थानांतरण भी कह सकते हैं। ठीक है ना? और इसके लिए अपने बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? उस सिस्टम को हम बोल सकते हैं कौन सा? रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना? यानी कि रक्त परिवहन परिसंचरण तंत्र अपने अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर मानव में वहन यानी परिवहन किस प्रकार से होता है, या हम कह सकते हैं कि मानव के अंदर किस प्रकार से पदार्थ अपनी पूरी बॉडी के अंदर घूमते हैं, किस प्रकार से पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, कौन लेके जाता है और कौन से पदार्थ जाते हैं। ठीक है ना? कौन से पदार्थ जाएंगे? जो भोजन और जो ऑक्सीजन है ना, वो अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जानी चाहिए। तो उसको कौन लेके जाता है? अपना ये जो ब्लड होता है, रक्त होता है, ये लेके जाता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। मानव में वहन यानी कि मानव में परिवहन। इसमें यहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रखा है। ठीक है ना? और इसके अंदर तो क्रियाकलाप में तो ये दे रखा है कि भाई आपको अपने रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बतानी होती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? अपने रक्त के अंदर एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है लाल कलर का, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाता है, यानी कि ट्रांसफर करता है। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर, भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। यानी कि अपने शरीर के अंदर भोजन को, ऑक्सीजन को और वर्ज्य पदार्थों को, वर्ज्य पदार्थ का मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ बने हैं उनको, शरीर में जहाँ पे ये बनते हैं वहां से लेकर के कहाँ पहुंच जाता है? जहां से इनको वापस बाहर निकालना है वहां पे पहुंच जाता है। और रुधिर को और ऑक्सीजन को, जैसे कि भोजन को तो कहाँ से ले लेगा ये? अपने स्टमक से, छोटी आंत से ले लेगा, है ना? और ऑक्सीजन को फेफड़ों से ले लेगा, लेकर के ये पूरे शरीर के अंदर हर कोशिका तक पहुंचाने का काम करेगा कौन? रुधिर। क्योंकि रुधिर अपने पूरे शरीर में घूमता रहता है। और रुधिर को घुमाने का काम कौन करता है? ये जो हार्ट होता है, अपना हृदय होता है, ये काम करता है। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक, तरल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लिक्विड होता है, तरल होता है ना? और संयोजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सभी अंगों को जोड़ करके चलता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। क्योंकि ये सभी के अंदर घूमता है, तो पूरी बॉडी के ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी कि टॉप से लेकर बॉटम तक, ये पूरे सभी अंगों को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ करके रखता है। इसलिए इसको कहते हैं तरल संयोजी उत्तक। क्या कहेंगे इसको? तरल संयोजी उत्तक कहेंगे। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तो रुधिर के अंदर जो लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, उसको क्या कहते हैं? हम प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। और इस तरल पदार्थ के अंदर, यानी इस प्लाज्मा के अंदर कोशिकाएं जो होती हैं वो निलंबित रहती हैं, यानी कि मिली हुई रहती हैं। और कौन सी कोशिकाएं होती हैं? वो जो लाल रुधिर कणिकाएं, है ना, श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों ही इसके अंदर क्या रहते हैं? निलंबित रहते हैं, यानी कि मिले हुए रहते हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करती हैं। यानी कि ये क्या करता है? जो प्लाज्मा होता है, लिक्विड पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, ये क्या करता है? भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, वृज्य पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ जिनको शरीर से बाहर निकालना है ना, उनको, तो ये विलीन रूप में, मतलब घुलित रूप में घोल करके वहन करता है, अपने अंदर घोल करके। ठीक है ना? प्लाज्मा ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं जिनको हम शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं। ठीक है ना? रेड ब्लड कार्पस या फिर रेड ब्लड सेल, तो ये ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे कि लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा ही होता है। बहुत सारे लवण होते हैं, ठीक है ना, उन भोजन के अंदर, तो भोजन से फिर पूरे शरीर में लवणों का जो संचरण होगा वो भी किससे होगा? रुधिर से होता है। अतः हमें एक
पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है। पंपन यंत्र का मतलब अपने इस रक्त को पूरे शरीर में घुमाने के लिए एक पंप की आवश्यकता होती है, एक मोटर की आवश्यकता होती है। तो वो मोटर का काम कौन करता है? ये हृदय करता है ना। आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सकें। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सकें, तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करें कि इस परिपथ में यदि कभी टूट-फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। यानी कि ये सब काम अपनी बॉडी में होता है। अपने अंदर एक मोटर की जैसे ये हृदय होता है, ठीक है ना? और नलियों की जैसे क्या होती हैं? रुधिर नलिकाएँ होती हैं, ठीक है ना? जो जिनके अंदर रुधिर बहता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा पंप हृदय, यानी कि हमारी बॉडी की जो मोटर होती है वो कौन होती है? हृदय होती है, हार्ट होता है, जो क्या काम करता है? रुधिर को पंप करने का काम करता है, रुधिर को पूरे शरीर में घुमाने का काम करता है। यस, तो देखिए इसमें हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है, अतः ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। और इसमें कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। तो अपने हृदय में 4 कोष्ठक में ही बटा होता है। और क्यों बटा होता है? ताकि एक तरफ शुद्ध रुधिर रह सके और दूसरी तरफ अशुद्ध रुधिर रह सके। अब शुद्ध उसको कहेंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है, और अशुद्ध रुधिर उसे कहेंगे जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों में जाना होता है। अब ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, ठीक है ना? जैसे कि इस वाले पोर्शन में ये जो आपको नीले कलर का दिख रहा है, इस नीले कलर के पोर्शन में क्या मिली हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। तो इस वाले ब्लड को, इस वाले रक्त को कहाँ जाना होगा? फेफड़ों में जाना होगा, और फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना होगा और वहां से ऑक्सीजन को लेना होगा। तो वहां से फिर ऑक्सीजन लेकर के ब्लड वापस आता है, रक्त वापस आता है, और फिर वापस इधर वाले कोष्ठक में आता है, ठीक है ना? तो एक तरफ देखो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है और एक तरफ आपको इस प्रकार का अलग कलर दिखाई दे रहा है, अदर कलर पिंक मान सकते हो इसको। तो ये वाला है शुद्ध जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है, और ये वाला है ब्लू वाला अशुद्ध जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। तो ये दोनों आपस में मिले नहीं, शुद्ध और अशुद्ध, इसीलिए हमारे यहाँ हार्ट के अंदर हृदय में कोष्ठक होते हैं, और वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखो, और उन चारों कोष्ठक का नाम भी बता देता हूं मैं। यहाँ पे देखिए चारों कोष्ठक का नाम लिखा हुआ है। एक तो देखिए ये वाला है दायां आलिंद, है ना, जो ये वाला है। एक है दायां निलय, जो कि ये वाला है, ठीक है ना? तो 2 इस साइड में हो गए, और 2 इस साइड में है, बायां आलिंद और बायां निलय। तो इस प्रकार से ये 4 कोष्ठक हो गए, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों दाईं साइड में, तो इनका नाम है दायां आलिंद और दायां निलय। ये बाईं साइड में, तो इनका नाम है बायां बायां आलिंद बायां निलय। अब देखो आलिंद और निलय के अंदर कंफ्यूज मत होना। ऊपर से याद रखना, ऊपर में ऊ आ रहा है और ऐसे मिलता जुलता है। तो ऊपर कौन होते हैं? आलिंद होते हैं। ऊपर आलिंद, नीचे निलय। देखो नीचे में निलय आ रहा है तो नीचे में निलय होगा, यानी कि नीचे निलय होगा। ऊपर आलिंद होगा और नीचे निलय होगा। ऐसे ऊपर और नीचे शब्दों से ही आप याद रख सकते हो, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, उस रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों में जाना होता है, तथा फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है, यानी कि इस वाली रुधिर को, जो शुद्ध रुधिर है, उसको फिर पूरे शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। फिर शरीर के अंदर ये जाता है, वहां पे जो ऑक्सीजन बनती है उसको लेकर के वापस इधर आता है। फिर इधर से वापस फेफड़ों में जाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है और वापस इधर आता है। फिर इधर से शरीर में निकल जाता है। इस प्रकार से ये रोटेशन चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां आलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां आलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है।
अपनी बारी पर जब पेशीय बाह्य निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर से पंपित होता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां आलिंद जब फैलता है तो शरीर के ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब आलिंद या नीले संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है इस थ्योरी के अंदर। देखो इस स्ट्रक्चर में समझने की कोशिश करो। इसके अंदर देखिए ये जो एरो लगे हुए हैं, ये तीर के जो निशान लगे हुए हैं, ये सब कुछ आपको समझा देंगे। देखिए इसमें क्या समझना आपको, सुनो। यानी कि ये वाला जो सिरा है, यहां लिखा हुआ देखो शरीर के निचले भाग से महाशिरा, यानी कि निचले हिस्से से शरीर के निचले हिस्से से यानी कि पैरों से वगैरह से जो रुधिर आएगा वो यहां से आ जाएगा। और यहाँ पे लिख रखा है देखो शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, यानी कि शरीर के ऊपरी भाग जैसे कि अपने हाथों से सिर से जो रक्त जाएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। कुल मिलाकर के इस दाएं आलिंद में रुधिर आना है कहां से, शरीर से। ठीक आ जाएगा इसमें। जब ये वाला चेंबर फुल भर जाएगा दायां आलिंद, तब क्या होगा, यहाँ पे ये जो वॉल है ये खुल जाएगा और ये वॉल खुलते ही जो रक्त है वो किस में आ जाएगा, इस दाएं निलय में आ जाएगा। ये दायां निलय जब भर जाएगा तो क्या होगा, इसमें संकुचन होगा यानी कि ये सिकुड़ेगा। और जब ये सिकुड़ेगा तो ब्लड यानी कि रक्त वापस इधर नहीं जाएगा, इधर ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये वॉल बंद हो जाएगा तब। ठीक है, तो ये वॉल तो बंद हो ही गया यहां से। फिर ये जब सिकुड़ेगा तो ये रक्त यहां से निकल करके कहां चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा। देखो यहाँ पे तीर का निशान लगा हुआ है, दो साइड में, इस साइड में और इस साइड में। तो क्योंकि अपने फेफड़े कितने होते हैं, दो होते हैं, यानी कि दो फुफ्फुस होते हैं, तो दोनों फेफड़ों में एक इस साइड वाले फेफड़े में चला जाएगा और इस साइड से इस दूसरे वाले फेफड़े में चला जाएगा। तो दोनों फेफड़ों में चला जाएगा। तो इन ये जो लेकर जाने वाली वाहिनियां हैं, नलियां हैं, इनका नाम है फुफ्फुस धमनियां, यानी कि ये फुफ्फुस की तरफ जाने वाली धमनियां हैं। अब देखो फुफ्फुस में चला गया रक्त, वहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। तो वहां पे फिर ऑक्सीजन लेकर के रक्त आएगा, तो यहां से आएगा अब, ठीक है ना, यहां से आएगा। देखो, और लेकर आने वाली को कहेंगे हम सिराएं। तो क्योंकि फुसफुस से लेके आ रही हैं तो यहाँ पे बोलेंगे फुफ्फुस सिराएं। तो इस प्रकार से ला रही हैं, ये एक तरफ के फेफड़े से ला रही हैं और ये जो लिख रखा है यहाँ पे महाधमनी, ये दूसरी साइड के फेफड़े से रक्त को लेके आ रही हैं। नहीं, यहाँ पे ही आ रहा है दोनों साइड से, ठीक है ना, दोनों साइड के फेफड़े से ये रक्त यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो जब ये वाला चेंबर फुल भर जाएगा तो इस वाले चेंबर में आ जाएगा, यानी कि दाएं आलिंद से फिर दाएं निलय में आ जाएगा रक्त। और दायां निलय जब फुल भरेगा तो ये वोल यहाँ से बंद हो जाएगा और ये सिकुड़ेगा, यानी कि इसमें संकुचन होगा और फिर रक्त यहाँ से निकलेगा, है ना, इस महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं एक बार और बता देता हूं आपको कि शरीर से रक्त कहाँ आता है, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से निकल कर कहाँ जाता है, फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर रक्त वापस कहाँ आता है, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से किस में आता है, बाएं निलय में, और बाएं निलय से फिर निकल करके पूरे शरीर में चला जाता है। और पूरे शरीर में जा करके वहां पे ऑक्सीजन तो दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वहां से लेकर के फिर वापस यहाँ आ जाएगा और यहाँ से फिर वापस फेफड़ों में चला जाएगा। और इस प्रकार से ये प्रोसेस या ये जो साइकिल है, ये चक्र चलता रहेगा। अब देखिए हम वापस नेक्स्ट चलते हैं इसमें। यहाँ पे देखो और भी अच्छे से बता रखा है कि फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, यानी कि जो फुफ्फुस है, फेफड़े हैं, वहां से ऑक्सीजन रुधिर में मिल जाती है और वो रुधिर वापस कहाँ आता है, हृदय में आता है और हृदय से फिर पूरे शरीर में जाता है। हृदय का दायां एवं बायां बंटवारा ऑक्सीजनित एवं ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। यानी कि दो अलग अलग पार्ट जो होते हैं, बायां पार्ट और दायां पार्ट, है ना, तो दोनों में अलग अलग ब्लड होता है, एक तरफ शुद्ध होता है, दूसरी तरफ अशुद्ध होता है। जो भी हमने डायग्राम में ऊपर देखा था, अलग अलग कलर से वो कर रखा था।
केवल समझने के लिए। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करवाना है, यानी कि ये कक्ष में बटा होता है, अलग अलग कक्ष होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अपने शरीर को पूर्ण रूप से मिल पाती है, क्योंकि अशुद्ध और शुद्ध रक्त मिल नहीं पाता है, अलग अलग रहता है। इसलिए पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह बहुत लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी पक्षियों को और स्तनधारियों को, स्तनधारी में हम मानव भी आ जाता है, ठीक है ना। तो पक्षियों में और स्तनधारियों में नहीं, हमारे अंदर ये जो इस प्रकार से अलग अलग चेंबर होते हैं, ये होना भी जरूरी है, क्योंकि अपने को ऊर्जा ज्यादा चाहिए, और ऊर्जा कब मिलेगी, जब अपने शरीर को पूरी ऑक्सीजन मिल पाएगी तब। तो अपने शरीर में पूरी ऑक्सीजन मिल पाए, इसलिए ऐसी व्यवस्था होती है। और हमारे शरीर को क्या होता है, तापमान को फिक्स बनाए रखता है। अपने शरीर का तापमान क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे अपने शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एक सामान्य जो मनुष्य होता है, स्वस्थ जो मनुष्य होता है, उसका तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है, तो इसको 37 डिग्री बनाए रखने के लिए, जैसे अभी सर्दी है, तो सर्दी के अंदर अपने आप को, अपने शरीर को 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने के लिए क्या होगा, अपने शरीर को गर्मी उत्पन्न करनी होगी, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा की आवश्यकता अपने भोजन से, और हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन मिलता है उससे, दोनों से पूरी होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। यानी कि दूसरे जंतु जिनका शरीर का तापमान फिक्स नहीं होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है ना। अपने शरीर का तापमान चेंज नहीं होता है, 37 डिग्री ही रहता है, ठीक है ना। अपने शरीर के तापमान चेंज हो जाए तो क्या होगा, या तो जब चेंज होता है तो बुखार आ जाती है, ठीक है ना, यानी बुखार आती है तब अपना टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है ना। या फिर बहुत ही ज्यादा सर्दी लगती है तो टेम्परेचर कम होने लगता है। तो फिर अपना शरीर क्या करता है, ऊर्जा खर्च करके, गर्मी उत्पन्न करके अपने शरीर का तापमान 37 डिग्री बनाए रखता है। जल स्थल चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठक हृदय होता है, यानी कि जो जल के अंदर जो रहते हैं, या जल स्थल पर, यानी कि जो दोनों जगह पे रहते हैं, और जो सरीसृप होते हैं जिसके अंदर सांप वगैरह आता है, छिपकली वगैरह आती हैं, तो उन जंतुओं में क्या होता है, 3 कोष्ठक वाला हृदय होता है, जबकि अपने अंदर क्या होता है, 4 कोष्ठक वाला हृदय होता है। तो उनके अंदर 3 कोष्ठक वाला ही होता है। और ये ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन वाला रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध रुधिर मिल जाता है इसमें, ठीक है ना, आपस में कुछ मात्रा में मिल जाता है। तो इनको ऑक्सीजन कम मिल पाती है, ठीक है ना। तो वो कम मिल पाती है, इसीलिए कहने का मतलब वो अपनी जैसे माइंडेड नहीं है, अपनी जैसे, कहने का मतलब उतनी ऊर्जा उनको नहीं मिल पाती है, कम ऊर्जा मिल पाती है, क्योंकि उनकी कोशिकाओं को ऑक्सीजन भी कम मिल पाएगा। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठक होते हैं, जबकि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, केवल 2 कोष्ठक होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लॉम में भेज दिया जाता है, जहां से यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से मछली में केवल 2 ही कोष्ठक होते हैं, वहां से वो क्लॉम में जाएगा, ऑक्सीजन लेगा, शरीर में जाएगा, फिर शरीर से वापस आएगा, कहाँ पे, हृदय में आएगा, हृदय का जो कोष्ठक है उसको क्लॉम में भेज देगा, और क्लॉम से वापस शरीर में। तो इस प्रकार से इसके अंदर चक्र चलता है मछली में। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्कर में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है, यानी कि मछलियों के अंदर बस केवल एक ही बार जाता है, ठीक है ना। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में, अन्य कशेरुकी, कशेरुकी कहते हैं जिनके मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है ना। तो हम सब क्या है, कशेरुकी हैं। तो अन्य कशेरुकी जंतुओं में, यानी कि अन्य सभी जंतुओं में, प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो देखिए अभी इस दोहरे परिसंचरण तंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोहरा परिसंचरण तंत्र का यहाँ पे क्या बता रखा है, एक डायग्राम बता रखा है, समझो इसको, दोहरा क्यों कहते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर ये जो डायग्राम दे रखा है, ये दे रखा है फुफ्फुस का, यानी कि ये है फेफड़े, फेफड़े की केशिकाएं, है ना। फेफड़ों के अंदर जो छोटी छोटी रक्त की नलिकाएं हैं उनको बोलते हैं केशिकाएं, ठीक। और ये जो नीचे वाला पोर्शन दे रखा है, ये दे रखा है अपने कोई भी शरीर है, उस शरीर की एक कोशिका के अंदर जहाँ पे रक्त टच हो रहा है उस कोशिका से, वो वाला हिस्सा दिखा रखा है। और ये बीच में दिखा रखा अपना हार्ट, हृदय, जिसके ये 4 चैम्बर है, 1 2, इधर 3, ये चौथा। अब देखिए
यहाँ से हम चक्र को स्टार्ट करते हैं मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो अपने शरीर से, शरीर में कोशिकाओं में क्या बनती है, CO2 बनती है ना। तो यहाँ से रक्त CO2 लेकर के आ रहा है कहाँ पर, इस हृदय के अंदर, और हृदय के अंदर आया और फिर यहाँ से निकल करके कहाँ चला गया, फेफड़ों के अंदर यानी फुफ्फुस में चला गया। अब देखिए, यानी कि यहाँ से रक्त आया था और आकर के हृदय में आया, हृदय से वापस निकल गया, क्या लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। तो यहाँ पे देखो एक बार आया और निकल चुका है ना। फिर वापस फेफड़ों से आएगा रक्त, अब इस साइड में आएगा, दूसरी साइड में, यहाँ पे आया, फिर इस निलय में आएगा और इस निलय से फिर वापस निकलेगा, यानी अब ये दूसरी बार निकल रहा है यहाँ से और फिर शरीर के अंदर जा रहा है। यानी कि शरीर का एक चक्कर कंप्लीट हुआ है अभी, क्योंकि शरीर से ही रक्त गया था और अब वापस शरीर के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे तो हुआ एक चक्कर कंप्लीट, लेकिन हृदय के अंदर 2 चक्कर कंप्लीट हो गए, क्योंकि एक बार आया, फिर वो निकल करके ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ों में गया, फिर फेफड़ों से वापस आया और फिर निकल करके शरीर में गया। तो यहाँ पे इसके 2 चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं हृदय के अंदर, इसीलिए हमारे अंदर इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्योंकि यहाँ पे शरीर का एक सर्किल कंप्लीट होने में हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर 2 इसको सर्किल बनाने होते हैं, 2 बार ये अंदर आता है, 2 बार वापस हृदय से निकलता है एक चक्कर कंप्लीट होने में, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब देखिए इसमें एक पॉइंट समझा रखा है यहाँ पे, रक्त दाब क्या होता है। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। यानी कि अपनी जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, उन रुधिर वाहिकाओं की बात कर रहे हैं, जिनको हम शिराएं और धमनियां कहते हैं। अच्छा, शिराएं और धमनियां किसे कहते हैं, एक बार वापस मैं समझा देता हूं। देखो इसमें ये जो लिखा हुआ ना, धमनी, ये धमनी क्या करती हैं, जो भी धमनियां होती हैं वो क्या करती हैं, शरीर से, मतलब हृदय से रुधिर को शरीर में लेके जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, शरीर को महाधमनी, यानी कि महाधमनी क्या करेगी या धमनी क्या करेगी, हृदय से रुधिर को शरीर तक पहुंचाएगी। जबकि शिरा क्या करती है, शिरा कहें या महाशिरा ना, तो जो शिरा है वो क्या करती हैं, यहां से यानी कि शरीर से रुधिर को हृदय में पहुंचाती है। तो अलग अलग डेफिनेशन है। शिरा करेगी क्या काम, शरीर से रुधिर को हृदय में लाती है, जबकि जो धमनी होती है वो रुधिर को हृदय से शरीर में पहुंचाती है। तो ये इस प्रकार से इनका दोनों का अलग अलग फंक्शन है। अब इन दोनों नलिकाओं पे जो दाब लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक लगता है। तो शिराओं की अपेक्षा धमनियों में क्यों लगेगा, क्योंकि धमनियों में प्रेशर से रक्त जाता है। क्यों जाता है प्रेशर से, क्योंकि अपना हृदय संकुचित कर रहा है, उस रक्त को धक्का दे रहा है, इसलिए रक्त मतलब हृदय में क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, जिससे जो रक्त निकल रहा है वो स्पीड से निकल रहा है। ध्वनि के धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन, यानी कि संकुचन भी कह सकते हैं प्रकुंचन को, है ना। तो निलय संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशीतलन, यानी कि शिथिलन भी कह सकते हैं अनुशीतलन को, के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। यानी कि 2 प्रकार का दाब लगेगा एक धमनी के अंदर, जब वो निलय क्या होता है, एक बार तो संकुचन यानी कि वो सिकुड़ रहा है, एक बार क्या हो रहा है, शिथिलन, शिथिलन का मतलब वापस से रिलैक्स हो रहा है, एक बार सिकुड़ेगा फिर वापस फैलेगा, है ना। तो 2 अलग अलग प्रकार के दाब लगेंगे, जब सिकुड़ेगा तब ज्यादा स्पीड से निकलेगा रक्त, तो ज्यादा दाब लगेगा, और जब वापस फैलेगा तो कम दाब लगेगा, है ना। तो जब ये सिकुड़ता है तब दाब लगता है 120 mm, यानी कि ये सामान्य प्रकुंचन दाब है। यानी कि जब धमनी के अंदर रक्त स्पीड से बहता है तो वो 120 mm का दाब बनता है धमनी के अंदर। और अनुशीतलन दाब कितना होता है, लगभग 80 mm, यानी कि जब वापस से वो निलय फैलता है तो दाब कम हो जाता है, 80 mm का रह जाता है। ये पारा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पारे का जो पैमाना होता है उससे इसको मापा जाता है। ये जो mm है ना, ये पारे का है, पारे के पैमाने पे मापा जा रहा है ना, इस रक्तदाब को, इसलिए। और देखिए रक्तदाब को मापने के लिए इस प्रकार से अपने यहाँ पे एक पट्टा सा बांध देते हैं, ठीक है ना। और पट्टा क्या करता है, अपने इस धमनी को दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और इस प्रकार से इसके अंदर यहाँ पे एक पैमाना होता है जिससे हम मेजर कर लेते हैं कि आप ये जो है ना
बीपी यानी ब्लड प्रेशर कितना है, रक्तदाब कितना है, इसको शॉर्ट में बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर इंग्लिश में कहते हैं ना। तो ये वाला, और इसकी ध्वनि को हम इस स्टेथोस्कोप से सुन भी सकते हैं ना, कान के अंदर लगाकर डॉक्टर इसकी ध्वनि को सुन सकता है। और ये जो कान में लगाने का यंत्र है इसका नाम क्या है, स्पाइग्नोमेनोमीटर। तो स्पाइग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है, मतलब रक्तदाब स्पाइग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है, हाँ। और जो ये जो कान के अंदर लगा करके सुन सकते हैं उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, ठीक है ना। ये जो कान में लगाने का है इसको तो क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, है ना। तो स्टेथोस्कोप से तो सुना जाएगा, और ये वाला जो यंत्र है जिससे हम यहाँ पे बीपी नाप रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्पेग्नोमेनोमीटर, जिससे बीपी चेक किया जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं, यानी कि जब बीपी लो, बीपी हाई हो जाती है, उच्च रक्तदाब है ना, यानी हाई बीपी को अति तनाव यानी कि टेंशन वाली स्थिति कहते हैं। और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है, इससे रक्त प्रवाह में अति प्रतिरोध बढ़ जाता है ना। तो इसमें क्या होगा, रक्त प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसमें रुकावट बढ़ जाएगी, इससे धमनी फट सकती है ना, और आंतरिक स्त्रवण, रक्त स्त्रवण हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो क्या हो सकता है, धमनी फट भी सकती है, यानी कि जो रक्त वाहिनी है वो फट सकती है, और अंदर ही अंदर रक्त निकल सकता है अपनी बॉडी के अंदर, जिससे व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। अब ये जो रुधिर नलिकाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जो धमनी और शिराएं होती हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिख रखा है, देखिए कि धमनी वे रुधिर वाहिनी वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है, इसलिए इसकी जो भित्ति होगी वो कैसी होगी, मोटी होगी, और लचीली इसलिए होगी ताकि रक्त उसके चिपके नहीं, जल्दी से बह जाए आगे। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं, यानी कि ये शिराओं की डेफिनेशन है। शिराओं की डेफिनेशन है कि ये विभिन्न अंगों से क्या करती हैं, रुधिर को एकत्र करके हृदय के अंदर वापस लाती हैं, तो इनको क्या कहेंगे, हम शिराएं कहेंगे। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब कम होता है, क्योंकि शरीर से आ रहा है तो कम होगा ना, जबकि हृदय से जो जा रहा है उसमें ज्यादा होगा दाब। बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वॉल लगे होते हैं, यानी कि शिराओं के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज होगी, वो क्या होगी, वॉल होंगे, ताकि इनमें उल्टी दिशा में वापस से रक्त नहीं जाए। इसलिए किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके, है ना। यानी कि ये जो धमनी होती है ये आगे जाकर के कोशिका के पास में छोटी छोटी नलिकाओं में बट जाती हैं। इन छोटी छोटी वाहिकाओं को क्या कहेंगे, वो देखिए, सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है, और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। इनको हम केशिकाएं कहेंगे, क्या कहेंगे इनको, केशिकाएं। केशिकाएं तब आपस में मिलकर के शिराएं बनाती हैं तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। यानी कि जैसे ये धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में बढ़ती है, वैसे ही शिराएं भी छोटी छोटी वाहिकाओं में बटी होती हैं, और फिर ये सब मिलकर के एक बड़ी शिरा बना लेते हैं, ठीक है ना। और फिर ये मतलब शिराएं तो क्या करेगी, रुधिर को अ, अंग से ग्रहण करेगी और हृदय तक पहुंचाएगी, और धमनी क्या करेगी, हृदय से रक्त को लेकर के शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाएगी। अब देखिए यहाँ पे लिख रखा है प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिश्ना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा, यानी कि नलिकाओं में यदि मतलब टूट फूट हो जाए और नलिकाओं से यदि मान लो रक्त बाहर निकलने लग जाए तो क्या होगा, बताओ, पूरी बॉडी के अंदर मतलब रक्त इस प्रकार से फैल जाएगा ना फिर तो उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाएं और रक्त स्त्राव होने लगे। तो हम जब घायल हो जाते हैं, कहीं चोट लग जाती है, तो उस चोट वाले स्थान से रक्त शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि खून अपनी बॉडी से बाहर कम से कम निकलना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा ही निकल गया तो डेथ हो जाएगी, ज्यादा निकल गया तो भी डेथ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त रक्त स्त्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की क्षमता में कमी आ जाएगी, और जब खून बाहर निकलने लग जाएगा
तो क्या होगा, मतलब पूरी बॉडी के अंदर खून की कमी आ जाएगी और उतने दबाव से वो बह भी नहीं पाएगा अपने शरीर में। तो इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं, यानी कि अपने रुधिर के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, साथ में क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। रक्त का थक्का उस स्थान पे बनता है जहाँ पे चोट लग जाती है, और जहाँ पे रुधिर बाहर निकल रहा होता है ना, तो वहां पे चोट वाले स्थान पे कुछ देर में रुधिर बहना बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो वो इसीलिए रुकता है क्योंकि यहाँ पे प्लेटलेट्स क्या करते हैं, रुधिर का थक्का बना देते हैं और रुधिर को जमा देते हैं, ताकि रुधिर वहां पे रुक जाए, बाहर नहीं निकले। तो रक्त स्त्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं और बाहर निकलने से ये रोक लेते हैं। तो इस प्रकार से प्लेटलेट्स का बहुत अच्छा ये काम है। अब देखिए लसीका क्या होता है, यानी कि ये रुधिर की जैसा ही पदार्थ है, लेकिन रुधिर लाल कलर का होता है और ये लाल कलर का नहीं होता है ये लसीका। तो देखिए लसीका क्या होता है, तो यह अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है, यानी परिवहन में भी सहायता करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पदार्थों को ले जाने में सहायता करता है। इसे लसीका या उत्तक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लेज्मा, यानी कि प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं, है ना। यानी कि केशिकाएं, केशिकाएं कहते हैं जो मतलब धमनी और शिराओं के छोटे छोटे से पार्ट है, पतली पतली सी नलिकाएं हैं उनको। तो वहां से जो छिद्र होते हैं इन केशिकाओं में, वहां से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं निकल करके कहाँ आ जाती हैं, उत्तक के बीच में आ जाती हैं, दो उत्तकों के बीच में, तथा उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। तो उस बीच में आए हुए उत्तक तरल को हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। और यानी कि लसिका के अंदर क्या क्या होगा, प्लाज्मा होगा। देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यानी कि लसिका पहली बात तो कैसे बनता है और इसके अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए इसमें प्लाज्मा होगा, प्रोटीन होगा और रुधिर वाहिकाएं होती हैं, ठीक है ना। ये तीन चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, ठीक है ना। और ये क्या होती है, दो कोशिकाओं के बीच में जब ये तीनों पदार्थ आ जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, उत्तक तरल बोलते हैं, या फिर इनको लसिका कहते हैं। इनको फिर लसिका कहते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है, यानी कि ये जो लसिका है ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन प्लाज्मा के साथ में यहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं भी मिली हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं, यानी कि ये रंगहीन होता है, ठीक है ना। जबकि जो रक्त होता है वो लाल होता है, जबकि प्लाज्मा क्या होगा, रंगहीन होगा। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिनी बनाती हैं और अंत में बड़ी शिरा में खुलती हैं। यानी कि ये जो लसिका है ये अलग प्रकार की नलियों में बहेगा, जिनको हम लसिका वाहिका कहेंगे। और पचा हुआ तथा क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है, यानी कि जो पचा हुआ भोजन है, और वो कहाँ से, यानी कि क्षुद्रांत्र से ये कौन लेके जाएगा, लसिका वाहिनिकाओं में ये बहता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। तो इस प्रकार से ये इनका वर्क है लसिका का, कि ये कुछ जो डाइजेस्टेड फूड है, पचित पदार्थ है, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवहन करता है। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी ये जो पादपों में परिवहन है ये कल की क्लास में कर लेंगे। और थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।